गुड मॉर्निंग सर। पंकज सर ने लेट छोड़ा आज क्लास में से। यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीन क्लियर है, स्टार्ट करूं? यस सर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज। फर्स्ट कैटेगरी होगा इसका मेमोरी टाइप। सेकंड, ये किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। थर्ड, कितना डेटा इसमें से इरेज हो सकता है या नहीं हो सकता है, दैट इज द प्रॉपर्टीज इरेश्योर। नेक्स्ट इज राइट मैकेनिज्म्स, किस मेमोरी में कितना हम राइट कर सकते हैं, कितनी परमिशंस होती है, और उसका जो नेचर है ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। सो वोलेटिलिटी। तो इतनी कैटेगरी में हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरीज को क्लासिफाइड करने वाले हैं। सो दीज आर द मेन एट्रीब्यूट्स जिस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मेमोरी टाइप में अगर देखें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैटेगरी में रीड एंड राइट ऑपरेशन। इस मेमोरी में हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीड राइट मेमोरी। इरेजेबल की बात करें कि अगर रैम से यदि हमें डेटा को क्लियर करना है देन इलेक्ट्रिकली हम लोग उस पे से डेटा क्लियर कर सकते हैं। वो भी बाइट लेवल पर। यदि राइट मैकेनिज्म्स की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो राइटिंग का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मेमोरी सेल में अगर कुछ भी कंटेंट हमें राइट करना है तो वो भी हमें इलेक्ट्रिकली ही राइट करना होता है। राइटिंग मैकेनिज्म्स इज आल्सो इलेक्ट्रिकली। ना वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट पे बात करें कि क्या रैम में डेटा परमानेंट रहता है या नहीं रहता है, तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें से डेटा क्लियर हो जाता है अगर उसमें से पावर कट ऑफ होता है तो। तो ये थी रैंडम एक्सेस मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज। सेकंड सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम चिप के नाम से जानते हैं, जो मदरबोर्ड में फिट होती है। रीड ओनली मेमोरी है तो कैटेगरी में इसमें केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसमें हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। सो इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी। इरेश्योर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें डेटा का इरेज होना, डेटा को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। એ જો એને हेलो, સીધું અરે મને જ નવાઈ લાગીને સરે કીધું કે નેક્સ્ટ વીક થી તમે પણ रोशनी माइक ऑन है?
હા એ તો 1લી તારીખથી તો બધા ધોરણનું થવાનું હતું પણ આપણી કોલેજની કોઈને વાત નથી કેમ કે કઈ કહેતા નહીં. હા ને આપણી કોલેજ વાળા પણ કરજે. हेलो रोशनी. ओके तो इरेजर प्रॉपर्टी में नॉट पॉसिबल, हम रोम मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते और अगर हमें इरेज करना है तो हमें काफ़ी कॉस्टिंग पे करनी होती है क्योंकि इसकी जो इरेज करने की जो टेक्निक है वो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली मैग्नेटिकली, हम उसको मैग्नेट इफेक्ट से या अल्ट्रा वायलेट इफेक्ट से या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से हम रोम चिप को इरेज कर सकते हैं. बट यदि हम ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत कॉस्ट पे करनी होती है. इसलिए जनरली इसकी प्रॉपर्टी में हम लोग लिखते हैं नॉट पॉसिबल, क्योंकि रोम चिप को एक ही बार राइट किया जाता है. जो भी प्रोग्राम्स है वो एक ही बार राइट किए जाते हैं जब वो मैन्युफैक्चरिंग होती है. मेमोरी कैटेगरी है रीड ओनली मेमोरी, इरेज योर प्रॉपर्टी में नॉट पॉसिबल, हम इसमें से डेटा इरेज नहीं कर सकते. राइट ओनली राइट मैकेनिज्म्स में इसमें जब भी डेटा राइट किया जाता है एक टेक्निक यूज होती है, उसका नाम है मास्क, जो कि बाइनरी सीक्वेंस पर बेस्ड है. सो मास्किंग करते हुए हम किसी भी रीड ओनली मेमोरी पर राइटिंग परफॉर्म कर सकते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही करती है. एज अ एंड यूजर हम लोग इसमें कुछ नहीं लिख सकते हैं. राइट. वॉलेटिलिटी पे बात करें तो इसमें से डेटा कभी भी जाता नहीं है. इट इज ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल. तो पावर कट ऑफ होने के बाद भी रोम चिप में से डेटा कभी भी क्लियर नहीं होता. नॉन वॉलेटाइल. रीड ओनली मेमोरी का जो नेक्स्ट वर्जन था दैट इज पी रोम, स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पी रोम. रोम का ही एक टाइप है बट जो रोम चिप होती थी उसे हम इरेज नहीं कर पाते थे. राइटिंग पर्पस के लिए हमें मास्किंग टेक्निक यूज करनी थी और ये नॉन वॉलेटाइल थी. तो इरेज वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया कि हम एटलीस्ट एक बार डेटा को इरेज कर पाए, हमें ऐसी परमिशन मिले या हमें कोई टेक्निक ऐसी पता चले जिससे कि हम एटलीस्ट एक बार तो हम उसमें कंटेंट को एडिट या अपडेट कर पाए या इरेज कर पाए. जो हमें कंटेंट नहीं चाहिए वो हम रोम चिप से निकाल पाए. सो इसलिए रीड ओनली मेमोरी का नेक्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. पी रोम इसका शॉर्ट फॉर्म था. इसकी जो कैटेगरी थी वही कैटेगरी है दैट इज रीड ओनली मेमोरी. इसमें भी जो इरेजेबल प्रॉपर्टी थी वो नॉट पॉसिबल है. इसमें राइट मैकेनिज्म्स इलेक्ट्रिकल वे से इसमें डेटा को राइट किया जाता है और वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो ये भी नॉन वोलेटाइल है. दैट मीन्स इसमें भी पावर कट ऑफ होने पर डेटा नहीं जाएगा. नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का नेक्स्ट वर्जन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM. ये भी एक रीड ओनली मेमोरी है. इसमें डेटा को इरेज किया जा सकता
सकता है यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज और अल्ट्रावायलेट लाइट। और राइट मैकेनिज्म्स में ये भी इलेक्ट्रिकली डेटा को राइट करती है। और वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये भी एक नॉन वोलेटाइल है। इसके बाद रोम चिप का नेक्स्ट वर्जन था इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम था EEP रोम। कैटेगरी ये भी रीड ओनली थी। इरेज की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली इसे हम डेटा को इरेज कर सकते थे इलेक्ट्रिकली। राइट मैकेनिज्म्स भी इलेक्ट्रिकल वे में ही हम डेटा को राइट कर सकते थे इस EEP रोम मेमोरी में। एंड वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये भी एक नॉन वोलेटाइल है क्योंकि रोम का ही एक नया वर्जन है। लास्ट होती है फ्लैश मेमोरी। ये भी एक रीड ओनली मेमोरी है। इरेजेबल प्रॉपर्टी इसकी भी इलेक्ट्रिकली। राइट ओनली प्रॉपर्टी ये भी इलेक्ट्रिकली। एंड नॉन वोलेटाइल वे में डेटा को रखती है। तो इतनी तरह की सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है। लेट्स रिकॉल फर्स्ट अगेन। फर्स्ट थी हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड राइट दोनों ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो सकते हैं। डेटा को इरेज करना हो तो इलेक्ट्रिकली हम लोग डेटा को इरेज कर सकते हैं। बाइट लेवल पे ये काम करेगी, मतलब अगर कोई डेटा को इरेज करना हो तो बाइट लेवल पर ये अप्लाई होगा। राइट मैकेनिज्म्स ये भी इलेक्ट्रिकली होगी और वोलेटाइल होगी। रीड ओनली मेमोरी नेक्स्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी का टाइप है, उसका कैटेगरी भी रीड ओनली मेमोरी होगा। इरेजेबल नॉट पॉसिबल, हम इसमें से डेटा को इरेज नहीं कर सकते। राइट मैकेनिज्म्स मास्किंग टेक्निक को यूज करेंगे। यदि हमें किसी भी रोम चिप में डेटा को फिट करना हो या किसी भी प्रोग्राम को एम्बेडेड करना हो तो हमें मास्किंग टेक्निक यूज करनी होती है। वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये नॉन वोलेटाइल है, दैट मीन्स करंट जाने के बाद भी या पावर कट ऑफ होने के बाद भी डेटा इसमें परमानेंट रहता है। फिर रीड ओनली मेमोरी में नया इन्हेंसमेंट हुआ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनी। उसकी कैटेगरी रीड ओनली मेमोरी ही है, बट डेटा की इरेजिंग पॉसिबल नहीं। और राइट मैकेनिज्म्स में इलेक्ट्रिकली कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था डेटा को राइट करने के लिए या प्रोग्राम को राइट करने के लिए। एंड वोलेटिलिटी में ये भी नॉन वोलेटाइल है क्योंकि रोम का ही नेक्स्ट वर्जन था। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसकी कैटेगरी है अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करके हम डेटा को इरेज कर सकते थे, बट वो काफ़ी कॉस्टिंग पड़ेगा। तो यदि हमें रोम चिप को उसके अंदर के डेटा को डिलीट करना है तो काफ़ी कॉस्ट पे करनी होती है कंपनी को। डेटा को राइट करना हो तो इलेक्ट्रिकल वे में हम डेटा को राइट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नॉन वोलेटाइल का ही होगा, पावर कट ऑफ होने के बाद भी डेटा हमेशा उसके अंदर रहेगा या जो भी प्रोग्राम आपने उसके अंदर राइट किया है वो हमेशा रहेगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEP रोम, ये अगेन प्रोम चिप का नेक्स्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी का नेक्स्ट वर्जन था, रोम की कैटेगरी में आता है। अगेन ये रीड ओनली है। इलेक्ट्रिकली इसमें से डेटा को इरेज किया जा सकता था। तो अल्ट्रावायलेट और इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट जो कंपैरिजन करें तो अल्ट्रावायलेट ज़्यादा कॉस्टिंग लेता है और इलेक्ट्रिकली कम कॉस्टिंग लेता है। तो हमेशा इसमें डेटा को इरेज करने में मिनिमम कॉस्ट पे करना हो, इस टेक्निक को आगे बढ़ाया गया ताकि हम चिप को भी क्लियर करके उसके प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर पाए। और राइट मैकेनिज्म्स भी इलेक्ट्रिकली थी।
नॉन वॉलेटाइल कॉन्सेप्ट था, इसमें से भी पावर कट ऑफ होने पर डेटा नहीं जाता था। और लास्ट थी हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी में फ्लैश मेमोरी। ये भी एक रीड ओनली मेमोरी थी। इलेक्ट्रिकली हम डेटा को इरेज कर सकते थे और इलेक्ट्रिकली ही हम डेटा को राइट कर सकते थे, प्रोग्राम को राइट कर सकते थे उस फ्लैश मेमोरी में। और नॉन वॉलेटाइल थी, दैट मीन्स पावर कट ऑफ होने के बाद भी डेटा या प्रोग्राम उस चिप में होता था। तो आपने देखा होगा कि जब बूटिंग प्रोसेस होती है तो जितने भी प्रोग्राम्स रीड होते हैं प्रोसेसर के थ्रू, जितनी भी फाइलें रीड होती है, जितनी भी डिवाइसेस चेक होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन सी प्लगइन है सिस्टम के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी प्लगइन्स है, मदरबोर्ड में जो जो डिवाइसेस लगे हैं, उन सभी की जो चेकिंग है वो एक रोम चिप से होती है। यदि हम इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें कि रोम चिप का पर्पस क्या है, तो रोम चिप का पर्पस ये होता है कि जब भी इंटेल कारपोरेशन, आपने सुना होगा जो रोम चिप है, रैम चिप है, सबसे ज़्यादा इंटेल एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, जो इस तरह की चिप्स डिज़ाइन करती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी डिज़ाइन करती है। तो इंटेल कारपोरेशन जो ये इस तरह की जो चिप डिज़ाइन करती है, जो मेमोरी डिज़ाइन करती है, उसमें से जो रोम चिप होती है, उस रोम चिप में उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो वो सभी जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस है और जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स है, उन सबको रोम चिप में हमें प्रोग्रामेबल तरीके से फिट करना होता है। क्योंकि जब भी हम पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो सप्लाई होता है, पावर का सप्लाई सबसे पहले जाता है एसएमपीएस में, राइट। एसएमपीएस के बाद वो सप्लाई सीधा जाता है मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में सबसे बाद मतलब मदरबोर्ड में जाने के बाद वो रोम चिप पर जाता है। तो रोम चिप में जो कंटेंट है, जो उसका प्रोग्राम है, वो रीड होना स्टार्ट होता है। रीड होने के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है कि कौन कौन से हार्डवेयर कनेक्टेड है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर कनेक्टेड, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर कनेक्टेड है। तो सभी डिवाइसेस की चेकिंग होने के बाद सीधा पावर सप्लाई टर्न होता है हार्ड डिस्क पर, और फिर हार्ड डिस्क पर सीधा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूटिंग वाला जो पार्ट होता है, जो कोर पार्ट होता है, वहां से वो कोर पार्ट को लोड करना स्टार्ट करता है, जिसको हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। देन पूरा जो फाइल्स है, जो कोर पार्ट था जिसको हम कर्नल कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन पार्ट है, वो कर्नल प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। इसे हम कंप्लीट बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और जैसे ही बूटिंग प्रोसेस फिनिश होती है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जीयूआई बेस पर ओपन हो जाता है और सभी चीज़ें इनेबल्ड हो जाती है। माउस का कर्सर चलने लगता है, कीबोर्ड वर्क करने लगते हैं, और जो भी हम आइकॉन सिलेक्ट करते हैं दैट विल वर्क प्रॉपरली। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है कि रोम चिप में क्या कंटेंट होता है। तो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है कि ये एक मेमोरी सेल है, एक बफर तरीके से काम करती है। ये कंटेंट को रीड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करने में कैपेबल है। एक बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है। उसका हमने बेसिक डायग्राम भी देखा कि एक फ्लिप फ्लॉप किस तरह से एक बाइनरी इनपुट को 0 या 1 को स्टोर करता है, और रैंडमली इसे हम एक्सेस भी कर सकते हैं। यदि 1 लाख सेल हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में बनी है तो हम किसी भी सेल पर डायरेक्टली अप्रोच लगा सकते हैं, डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए उसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते थे। पर जो रोम चिप का कॉन्सेप्ट है वो हमें समझना जरूरी है कि रोम चिप कहाँ लगी होती है, इसका पर्पस क्या है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रोम चिप एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मदरबोर्ड में फिट होती है, और मदरबोर्ड में इसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अंदर जो डेटा होता है, वो डेटा वो सभी हार्डवेयर की डिटेल होती है, मदरबोर्ड की डिटेल होती है, जो कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगे होते हैं, उन सभी की प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी में फिट होती है। और ये यूज़र नहीं करता, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है जो रोम चिप को डिज़ाइन करती है। एंड यूज़र इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग करने में कैपेबल नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, राइट। इसीलिए इसके कैटेगरी में जो इरेजेबल प्रॉपर्टी होती है वो नॉट पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग उसमें से डेटा को ना इरेज कर पाते हैं और ना ही उसके अंदर कुछ राइट कर पाते हैं। और ये जो मास्किंग टेक्निक है, मास्किंग टेक्निक भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो कंपनी इस रोम चिप को डिज़ाइन करती है वही मास्किंग टेक्निक को यूज़ करके इसके अंदर प्रोग्राम्स की फिटिंग करती है, राइट।
तो ये रोम चिप का अलग अलग वर्जन्स है। स्टार्टिंग रोम से हुई थी, देन पी रोम, देन ईपी रोम, देन डबल ईपी रोम, देन फ्लैश मेमोरी। तो ये सब सेमीकंडक्टर मेमोरीज है जो हमने अभी डिस्कस किया। अब हम एक एक मेमोरी का टाइप देखते हैं। सबसे पहले हम पिक करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कितने टाइप की हो सकती है? So, random access semiconductor memories. सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी की होती है, दैट इज बायपोलर मेमोरीज। Now let's discuss what kind of memory it is. The bipolar memories, these are essentially flip-flop memories with the flip-flop fabricated using standard PN junction transistor. These memories are fast but tend to be expensive. So semiconductor memory का first type है bipolar. Bipolar memories, these are essential flip-flop memories. क्योंकि ये जो मेमोरी है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है, इसलिए इनको फ्लिप फ्लॉप मेमोरीज कहा जाता है। और इसमें जो फ्लिप फ्लॉप है वो फैब्रिकेट होते हैं कहाँ पर? किसी भी कार्ड के अंदर जो कि सिलिकॉन से बनी होती है। तो सिलिकॉन के कार्ड पर हम फ्लिप फ्लॉप को फैब्रिकेट करते हैं, मतलब फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट है उस सर्किट को हम लोग फिट करते हैं एक कार्ड पर। और ये कार्ड में फिट करने के लिए हमें एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर। एक्चुअली ये सब इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की टर्मोलॉजी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बट आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि पी और एन दो अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। एक में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक में नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे आप बैटरी पर दो टर्मिनल देखते हैं, प्लस और माइनस। तो जो चार्ज का जो फ्लो होता है प्लस से माइनस की ओर होता है, और उसी से उसमें जो बैटरी में जो करंट बनता है जिसके कारण वॉच, जो आपके वॉल क्लॉक है वो चलती है, आपके रिस्ट वॉच है वो चलती है। सो करंट का सप्लाई होने के लिए दोनों टर्मिनल पर चार्ज का मूवमेंट होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर भी जो फ्लिप फ्लॉप फैब्रिकेट किए जाते हैं वो पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के थ्रू किए जाते हैं। These memories are fast but tends to be expensive. ये काफी एक्सपेंसिव रहेगी और fast रहेगी। सेकेंड सेमीकंडक्टर, सेकेंड जो रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो होती है स्टैटिक एमओएस, स्टैटिक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। These are fabricated by using MOS field effect devices to make flip-flop circuits. These memories are
lower in speed than the bipolar memories, but cost less, consume less power, and have high packing densities. तो सेकंड होती है सेमीकंडक्टर स्टैटिक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरीज। रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही दूसरा टाइप है। These are fabricated by using a Morse field effect. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट के थ्रू ये फैब्रिकेट होती है। टू मेक फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स, किसी भी फ्लिप फ्लॉप सर्किट को यदि हमें फैब्रिकेट करना है, किसी कार्ड पर फिट करना है, तो हमें मॉस फील्ड इफेक्ट लगाना होता है। नाउ दीज मेमोरीज आर लोअर इन स्पीड, ये जो मेमोरी है ये स्पीड में बायपोलर मेमोरीज के कंपैरिजन में लोअर होगी। कॉस्ट इसकी कम होगी, इसको बनाने की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, लेस पावर को कंज्यूम करती है और हाई पैकिंग डेंसिटी इसकी रहेगी। सो मार्केट में स्टैटिक रैम भी अवेलेबल होती है एंड डायनेमिक रैम भी अवेलेबल होती है। लेट्स टॉक अबाउट डायनेमिक metal oxide semiconductor memories. Now these are fabricated using MOS device, but instead of a flip-flop being used, instead of a flip-flop being used for the basic memory cell, a charge is deposited on a capacitor fabricated on the integrated circuit, that is IC chip, and presence or absence of this charge determines the state of the cell. The MOS devices are used to sense and deposit the charge on the capacitors used. Since the charge used will slowly dissipate in time, it is necessary to periodically refresh charge, and so the memory are called dynamic memories.
Now these memories tend to be slower than but they are also less expensive, consume less power, and have a high packing density. ओके, अब इसे हम समझ लेते हैं। डायनेमिक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सबसे पहले कि ये फैब्रिकेट किस टेक्निक से होगी। अगर इसके अंदर हमें फ्लिप फ्लॉप को या कैपेसिटर में चार्ज को फैब्रिकेट करना हो तो क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो डायनेमिक जो प्राइमरी मेमोरी होती है, आपने सुना होगा मार्केट में स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम दोनों अवेलेबल होती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट से यदि हम डायनेमिक रैम को परचेस करते हैं तो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्ट कौन सा होगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब डायनेमिक रैम को डिज़ाइन करती है तो कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा कंस्टिट्यूएंट पार्ट होगा जिससे वो मिलकर बनी है, राइट। सो these are fabricated using MOS devices, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से ये मिलकर बनी होती है। बट इंस्टेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज बीइंग यूज्ड, मतलब इसमें फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं होता है। इसकी जगह पर क्या यूज होगा। द बेसिक मेमोरी सेल a charge is deposited on a capacitor fabricated on the IC chip। तो यहाँ पर कैपेसिटर में जो कि चार्ज को स्टोर करके रखता है, डिपॉजिट करके रखता है, उस कैपेसिटर को ही हम इस आईसी चिप में फैब्रिकेट कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई सेमीकंडक्टर मेमोरीज में आप डायरेक्टली फ्लिप फ्लॉप लगा रहे हो, किसी में आप डायरेक्टली कैपेसिटर लगा रहे हो, किसी में आप ट्रांजिस्टर लगा रहे हो, तो ये सब चार्ज पर ही काम करते हैं। बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सभी का अलग अलग नेचर होता है। किसी को रिफ्रेश करना होता है डेटा को रीलोड करने के लिए, और किसी को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इस तरह से उनके प्लस माइनस निकल के सामने आएंगे, जो उसके एडवांटेज होते हैं या डिसएडवांटेज बनकर आएंगे। जैसे अभी आपको डायनेमिक मेमोरी का एक डिसएडवांटेज पता चलेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर मिलकर बन रही है। कैपेसिटर में चार्ज को फिट किया जाता है और इस कैपेसिटर को आईसी चिप में हम फैब्रिकेट कर देते हैं। अब क्योंकि ये कैपेसिटर से मिलकर बन रही है, तो कैपेसिटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका पर्पस होता है चार्ज को धीरे धीरे डिसिपेट करना। कैपेसिटर में से धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, निकल जाता है, राइट, और ये धीरे धीरे ही चार्ज होता है। तो इसी नेचर की हमारी डायनेमिक मेमोरी भी हो जाएगी। यदि आप डायनेमिक मेमोरी को कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हो और काफ़ी टाइम तक अपने कंटेंट में कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हो, राइट, इवन कर्सर का मूवमेंट भी नहीं करते हो। जैसे अभी मैंने कर्सर को सपोज यहाँ पे सेट किया हुआ है, और यदि मैं 10 मिनट तक इसको टच ना करूँ तो मेरी स्क्रीन चली जाएगी। मुझे वापस से इसको रिफ्रेश करना होता है, या राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना होता है, या कर्सर का मूवमेंट करना होता है, राइट। तो इस तरह से रिफ्रेशिंग करने पर जो कैपेसिटर है उसका चार्ज रीलोड हो जाता है, और रीलोड होने के बाद जो हमारा डेटा है वो वापस से हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, डायनेमिक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरीज में इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है वो है कैपेसिटर, और कैपेसिटर को हमें फैब्रिकेट करना होता है आईसी चिप में, इंटीग्रेटेड सर्किट। और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, राइट, एंड द प्रेजेंस और absence ऑफ द चार्ज डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सेल। तो कैपेसिटर की सेल में चार्ज अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है वो कैसे पता चलेगा। तो जो कैपेसिटर की सेल्स है, अगर वो चार्ज होगी तो इसका मीनिंग है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। एंड देन सपोज उस सेल्स में अगर डेटा नहीं है, कोई चार्ज एब्सेंट है, इसका मीनिंग है कि उसके अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है।
सो सेल्स में एब्सेंस और प्रेजेंस से पता चलता है कि उसके अंदर वो चार्ज है या नहीं है। द मेटल ऑक्साइड डिवाइसेस आर यूज्ड टू सेंस एंड डिपॉजिट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर यूज्ड। तो मेटल ऑक्साइड जो डिवाइसेस होती है वो इसी बात को सेंस करती है कि उसमें आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डिपॉजिट का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑपरेशन, और सेंस का मीनिंग हो जाएगा रीड ऑपरेशन। सो मेटल ऑक्साइड डिवाइसेस यूज होती है रीड एंड राइट परफॉर्म करने डायनेमिक रैम के अंदर। इस पर ही होगा, तो कैपेसिटर में चार्ज को ही हम डिपॉजिट करेंगे और चार्ज को ही सेंस करेंगे। सिंस द चार्ज यूज्ड विल स्लोली डिसिपेट, हमें पता है कि जब भी हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज धीरे धीरे डिसिपेट भी होता है क्योंकि वो कैपेसिटर का नेचर है। सो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे डिसिपेट होगा। सो इट इज नेसेसरी टू पेरियोडिकली रिफ्रेश दिस चार्ज। तो हमें ये जरूरी होगा कि हम उस कैपेसिटर को किसी ना किसी एडिशनल सर्किट की हेल्प से हम उसको रिफ्रेश करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिक तो रिफ्रेश होगा नहीं। जैसे आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं राइट क्लिक करके, तो आपको राइट क्लिक करना होता है देन रिफ्रेश करना होता है, राइट। बट यहाँ पर जितने भी मदरबोर्ड में डायनेमिक मेमोरी अगर लगी है तो डायनेमिक मेमोरी को बनाने के लिए जितने भी सर्किट्स हैं होगा कि उसको पहले रिफ करें, उसके जो सेल्स में जो भी चार्ज है उसको रील, तो ये परफॉर्म करने के लिए हमें एडिशनल सर्किट की भी रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि डायनेमिक मेमोरी को आपको कंटिन्यूसली या पेरियोडिकली रिफ्रेश करने की रिक्वायरमेंट होती है। सो द मेमोरीज आर कॉल्ड डायनेमिक मेमोरी, इसलिए इन मेमोरीज को कहा जाता है डायनेमिक मेमोरी। टेंड्स टू बी स्लोअर, ये स्लोअर रहेगी। जो बायपोलर और जो स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में इसकी स्पीड कम होती है, क्योंकि कैपेसिटर से मिलकर बनता है। बाकी जो बायपोलर और स्टैटिक है वो फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनती है, जो कि बहुत स्पीडली चार्ज होते हैं और बहुत स्पीडली डिस्चार्ज होते हैं। और इसी बेस पर इनकी स्पीड मेजरमेंट होती है कि कोई मेमोरी फास्ट है कोई मेमोरी स्लो है। तो इस बात का मीनिंग यहाँ पे यही है कि उनका कंस्टिट्यूएंट पार्ट क्या है, वो किससे मिल बनी है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नेचर क्या है। तो क्योंकि ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप बहुत स्पीड से चार्ज होते हैं डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए उनमें डेटा स्टोर करना और डेटा को इरेज करना ये काफ़ी फास्ट। स्टैटिक मेमोरी में ऐसा होता है, आसानी से आप डेटा राइट कर लेते हो, आसानी से डेटा को इरेज कर देते हो। बट डायनेमिक मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। तो ये स्टैटिक और बायपोल रैम के कंपैरिजन में स्लोअर रहेगी, बट दे आर ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव। स्लोअर है तो इसमें लेस एक्सपेंसिव भी रहेगा, इस मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, लेस पावर कंज्यूम करती है एंड हाई पैकिंग डेंसिटी रहेगी। तो ये थी डायनेमिक मेमोरी, या आप जिसको डायनेमिक रैम कहते हैं। फोर्थ टाइप का होता है सीमोस, ये भी एक तरह की मेमोरीज होती है। लेट्स डिस्कस व्हाट इज सीमोस। सीमोस utilizes both P and N channel devices on the same substance. As a result, it involves a more complex manufacturing process. CMOS has improved speed and power output
figures over N and P channel MOS but it cost नेक्स्ट होती है हमारी स्टैटिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो टाइप है वो है CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CMOS का ये फुल फॉर्म है। सो CMOS यूटिलाइजेस बोथ P एंड N चैनल। यहाँ पे अगेन P टाइप का एक टर्मिनल होता है और एक N टाइप का टर्मिनल होता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे आप इसको नॉर्मली ट्रांजिस्टर का नाम दे सकते हैं कि एक प्लस पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करने वाला ट्रांजिस्टर है और एक नेगेटिव चार्ज को स्टोर करने वाले ट्रांजिस्टर है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो बीच में एक जंक्शन बन जाता है, उसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं प्लस से माइनस की ओर, तो जो करंट है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इन ट्रांजिस्टर को जब हम सम अप करते हैं तो उससे एक सर्किट तैयार होता है और फिर उसके अंदर करंट सप्लाई हो सकता है। सो CMOS यूटिलाइजेस बोथ P एंड N चैनल्स डिवाइसेस। ये दोनों ही चैनल को यूज करता है। एज ए रिजल्ट इट इन्वॉल्व अ मोर कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस कारण से ये इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दोनों चैनल को यूज CMOS has impact power output figures over N and P channels MOS, but it is cost more. तो इससे इम्प्रूव स्पीड तो इम्प्रूव हो जाएगी एंड पावर आउटपुट हो जाएगा, बट इसमें कॉस्ट ज़्यादा रहेगी। तो जब भी हमें स्पीड और स्टोरेज की बात करनी है, अगर हमें वो ज़्यादा चाहिए तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इतनी तरह की हमारे पास मेमोरीज होती है। ये अभी हमने जितनी भी मेमोरी पे बात की ये सभी रैम के टाइप्स हैं, राइट। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी तक आपको ऐसा फील होता था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ही है, रैम चिप, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग टेक्नोलॉजी से, अलग अलग कंपोनेंट से रैम चिप को कंटिन्यूसली डिजाइन किया जा रहा है। बायपोलर टेक्नोलॉजी से बनी थी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनी, मॉस टेक्नोलॉजी से बनी। तो अलग अलग इफेक्ट से, अलग अलग तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया, उसके डेटा को कंटिन्यूसली मेंटेन किया गया, राइट। तो ये थी 4 टाइप की सेमीकंडक्टर मेमोरी। सो ये था लेक्चर, आज का लेक्चर का कंटेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रीड ओनली मेमोरी के बारे में। उसका जो टाइप्स है जो आपने टेबल में देखा हुआ है, रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का पूरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, जैसे हमने अभी फिलहाल रैम को कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रोम चिप के बारे में कंप्लीट। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आते हैं, क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं कि स्टैटिक मेमोरी के बारे में बताइए, डायनेमिक प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताइए, राइट। सीमॉस के बारे में, फेरिक मेमोरी क्या होती है उसके बारे में बताइए, राइट। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। यहाँ का कोई टॉपिक जो ऐसा समझ नहीं आया हो, कोई वर्ड्स जो समझ नहीं आया हो